हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं जीएसटी के भी अमेंडमेंट्स लेके आऊंगा। सर, क्या बहुत इनकम टैक्स जितने अमेंडमेंट है? नो। इनकम टैक्स में तो बहुत है, जीएसटी में कम है, बट है कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स है जो एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस है। सर, लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, अमेंडमेंट कवर करते। अच्छा, ये शीट 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 वेरी इंपॉर्टेंट। सर, ये शीट कहाँ मिलेगी? ये शीट सर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। मैंने May 26 का ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर शीट आपको मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। सर, अमेंडमेंट लेक्चर की प्लेलिस्ट वो भी मिल जाएगी सर। ठीक है, सब चीज मेरे तरफ से मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। अभी आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप मेरे साथ बैठो और अच्छे से अमेंडमेंट पढ़ो। सर, पहला अमेंडमेंट सर चालू करते हैं अपन सप्लाई अंडर जीएसटी का। सर, बड़ा प्यारा सा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है एंड एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अगर बोल सकता हूं पूरे अमेंडमेंट जितने हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो सप्लाई चैप्टर का पहला ही अमेंडमेंट है। बहुत प्यारा अमेंडमेंट है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल्स लेके समझाता हूं, और मैंने एग्जांपल फ्रेम भी किया। डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा भी, लिखा है मैंने, नोट्स बनाए हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको पुरानी वाली बात याद दिलाता हूं। कहानी क्या थी सर? पहले क्या होता था? पहले मतलब फाइनेंस एक्ट 25 के पहले, मतलब मई स्टूडेंट के पहले, जो जनवरी में स्टूडेंट दिए हैं, उनके लिए कहानी ये थी सर कि उन लोग वाउचर के केस में भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालते थे और उस पर जीएसटी चार्ज होता था। ये कहानी पहले थी सर। अब इन्होंने क्या किया, क्लैरिफिकेशन से इन्होंने बोला सर वाउचर्स पे जीएसटी नहीं है, वाउचर के केस में जीएसटी नहीं है। तो वाउचर के केस में जब जीएसटी नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी वाउचर वाला टॉपिक डिलीट हो गया सर। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसको समझना है। बहुत आराम से काम को लेकर समझना है, बहुत पेशेंस से सुनना और समझना। सर, सरकार ने बोला वाउचर ना दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है प्रीपेड वाउचर और एक होता है नॉट अ प्रीपेड वाउचर। मैं बोला ये क्या होता है यार, प्रीपेड वाउचर, नॉट अ प्रीपेड वाउचर, ये कुछ अजीब टाइप की बातें। सरकार बोली ध्यान से सुनना सर, कोई भी पर्सन ध्यान से सुनना सर। मान लो वर्धमान सर, ठीक है, वर्धमान सर मॉल गए, मॉल जाके ना वहां पर एक वाउचर खरीदे और वो वाउचर ना 50 रुपए में खरीदे। ध्यान से सुनना सर, वर्धमान सर मॉल गए, मॉल जाके एक वाउचर खरीदे 50 रुपए का। ठीक है, और ध्यान से सुनना, 50 रुपए दे के वो वाउचर खरीदे सर। ये जो हम पैसा दे के खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीपेड वाउचर्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। सर, एक आध और कोई थोड़ा सा और कोई छोटा सा सिंपल बहुत प्यारा सा एग्जांपल। हर स्टूडेंट एक ना एक बार मॉल गया होगा। मॉल में गेम जोन होता है सर। गेम जोन में ना कार्ड बनता है सर, कार्ड, और उस कार्ड में ना हम पहले से पैसे डलवाते हैं सर। और जितना पैसा डलवाते हैं ना सर उतने का ही हम गेम खेल पाते हैं। ठीक, दैट कार्ड, कार्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सर। ये और एक अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्योंकि मॉल वाला एग्जांपल इसलिए दिया, हर स्टूडेंट कभी ना कभी तो मॉल गया ही होगा सर। तो मॉल गया होगा तो उसने कार्ड देखा सर, अगर गेम जोन वो कभी गया तो सर। इवन आजकल तो फूड कोर्ट में भी यही अप्लाई हो रहा है सर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। जितना भी पैसा आप डलवाओगे उतना तक ही गुड्स और सर्विसेज आप यूज कर सकते हो सर, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लो मैं गेम जोन गया, कार्ड बनवाया, कार्ड में 1000 रुपए डलवाया सर, तो सर मैं वहां पर गेम उतने का ही खेल सकता हूं जितना कार्ड में मैंने पैसा डलवाया, जो कि 1000 रुपए। उससे ज्यादा का गेम नहीं खेल पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। समझ आया? ये बैठा दिमाग में। नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ये क्या होता है सर? ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा मस्त है सर। नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, मैं ना शॉपर स्टॉप में परचेजिंग करने गया सर। ठीक है, और शॉपर स्टॉप से मैंने 3000 रुपए के कपड़े खरीदे। शॉपर स्टॉप वाले ने ना मुझे एक कूपन या वाउचर दिया सर, और बोला भैया जब आप नेक्स्ट टाइम खरीदने की करने आओगे ना सर तो 500 रुपए मैं ऑफ कर दूंगा। मैं बोला ये 500 रुपए का जो वाउचर दे रहे हो इसके लिए मुझे अलग से पैसे देना पड़ेंगे? बोले नहीं भैया, इसके लिए कोई अलग से नहीं, ये हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं सर। दिस इज कॉल्ड नॉट अ प्रीपेड वाउचर, नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। नॉट अ प्रीपेड क्यों सर? इसके लिए मैंने पैसे किसी को नहीं दिए, यहां पर मैंने पैसे दिए थे, यहां पर मैंने पैसे नहीं दिए। बात समझ आई सर? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? बहुत सिंपल अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं सर मैंने। सर, क्या ये यहां पर ये नॉट अ प्रीपेड में सर हम डोमिनोज का भी एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, बहुत एग्जांपल भरे पड़े हैं सर।
डोमिनोज वाला भी क्या करता है मेरे साथ, भैया अगली बार आओगे ना तो अगली बार आपको पिज्जा में 100 रुपए ऑफ कर देंगे, ये लो भैया कूपन लेके आना अगली बार। अरे बहुत कॉमन सी चीज है ये, बहुत कॉमन, ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस में आपसे बात कर रहा हूं, पूरे मार्केट में आप भी ये चीजें देखते हो, मैं भी देखता हूं, कभी तो घूमने निकलते होगे तो ये सब चीजें देखते हो सर। तो इन्होंने बोला सर कि अगर प्रीपेड वाउचर्स हैं या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है या प्रीपेड नहीं है सर, प्रीपेड वो है जिसके लिए हमने पहले पैसा दिया है सर, प्रीपेड नॉट अ प्रीपेड मतलब जिसके लिए हमने पैसा नहीं दिया सर, हमें वो वाउचर मिला है सर। इन्होंने बोला सर अगर प्रीपेड वाउचर्स है, अगर प्रीपेड वाउचर्स है जिनका आप यूज करते हो, ठीक है, और उससे परचेस करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, कितने का गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हो, जितने का उस कार्ड में पैसा डला हुआ है, जितने का उस कार्ड में पैसा डला हुआ है। तो सरकार बोलती है उस केस में वो जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है हम उसको सर उस वाउचर को मनी की डेफिनेशन में कवर करते हैं, और मनी की डेफिनेशन में कवर करने का मतलब ये है कि सर गुड्स की डेफिनेशन से मनी बाहर है, सर्विसेज की डेफिनेशन से मनी बाहर है सर, तो इस वाले पार्ट पे जीएसटी की बात होगी ही नहीं। समझ आया, ये पहला किस्सा समझ आया, देखो यही लिखा हुआ है सर, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर इस केस में सर गुड्स ये जीएसटी की बात होगी ही नहीं सर, क्लियर ये। अब दूसरा केस जहां पर मेरे को डोमिनोज वाले ने, ध्यान से सुनना, बोला भैया अगली बार आना 100 रुपए ऑफ कर दूंगा पिज्जा का, क्या पैसा दिया मैं उसको इस वाउचर का, नहीं भैया वो तो वाउचर फ्री में मिला है, अगली बार जाऊंगा डोमिनोज तो यूज कर लूंगा। तो यहां पर वाउचर इज एन इंस्ट्रूमेंट which creates an obligation of the supplier to accept it। नेक्स्ट टाइम जब मैं डोमिनोज जाऊंगा ना सर तो वो वाउचर लेके जाऊंगा और उसको बोलूंगा ले ये पिछली बार पकड़ाया था, ए ले रख, ए ले रख, ऑफ कर, मुझे 100 रुपए ऑफ कर, ऑफ करना पड़ेगा, वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है वाउचर की, 100 रुपए ऑफ कर। समझ आया। चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, मैं जहां रायपुर में रहता हूं उसका लाइव एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रायपुर में ना जब यहाँ पर मेरी जहाँ क्लासेस हैं उसके पास में रिलायंस ट्रेंड है सर, ठीक है, तो नया नया रिलायंस ट्रेंड खुला था। अब रिलायंस ट्रेंड जो नया नया खुला था उसे पता है सर शॉपिंग का मार्केट गर्ल्स के दम पे चलता है, लड़कों की इतनी खास कुछ इज्जत नहीं है शॉपिंग के नाम पे। तो अब उसे सर रिलायंस ट्रेंड में गर्ल्स को शॉपिंग के लिए बुलाना था, तो कैसे करे उसने स्टार्टिंग में एक नई स्कीम निकाली थी सर कि अगर आप 2000 से ऊपर का परचेस करते हो रिलायंस ट्रेंड में तो आपको 500 का कूपन या वाउचर दे देता था। जब आप नेक्स्ट टाइम परचेस करने आते थे तो उस कूपन का आप यूज करके 500 ऑफ क्लेम कर सकते थे सर। भयानक गर्ल्स शॉपिंग में गए सर, बहुत सारे लोग शॉपिंग में गए वहां पर, ऐसा नहीं बॉयज नहीं गए, बॉयज भी गए, गर्ल्स भी गए, बहुत लोग शॉपिंग में गए सर। तो नेक्स्ट टाइम जब वो वाउचर लेके गए तो अब आप समझो सर, एक लड़की जिसने 1000 रुपए का नेक्स्ट टाइम टॉप खरीदा उसके लिए सर 500 ऑफ हो गया और 500 का ही टॉप पड़ा उसे, नॉट अ पीपीआई। समझ आया, ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दिया सर। सप्लायर जिसने हमें वाउचर दिया था उसका ऑब्लिगेशन है कि उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसी ने तो दिया था ना सर। हाँ वैलिडिटी 6 मंथ थी, 6 मंथ के अंदर ही आपको करना पड़ेगा परचेस। सरकार ने बोला अगर वो नॉट अ पीपीआई है तो इस वाउचर को हम किस में कवर करते हैं, एक्शनेबल क्लेम में कवर करते हैं। एक्शनेबल क्लेम है ये, सरकार बोली समझ, एक्शनेबल क्लेम याद है तू गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, मैं बोला हाँ। शेड्यूल 3 में पढ़ा था, मैं बोला हाँ। सरकार को मैं बोला 1 मिनट आप शेड्यूल 3 में डाल रहे हो इस वाउचर को, सरकार बोली समझदार हो गया तू, शेड्यूल 3 में डाल रहे हैं, हम इसको एक्शनेबल क्लेम बोल रहे हैं। एक्शनेबल क्लेम मतलब याद है ना सर, जहां पर हम किसी से कोई क्लेम के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं सर, एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में है सर। तो अगली बार मैं वाउचर लेके जाऊंगा और वो 500 रुपए क्लेम करूंगा और रिलायंस वाला अगर मेरे को वो 500 रुपए क्लेम करने नहीं दिया तो मैं उसके खिलाफ केस कर दूंगा। एक्शनेबल क्लेम में कवर कर दिए, शेड्यूल 3 में कवर कर दिए, तो इसका मतलब इस पे भी जीएसटी की बात नहीं है सर। वाह, तो सर फिर हम पढ़ क्यों रहे, अरे मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, अमेंडमेंट है, वाउचर की कहानी बदल गई, दुनिया बदल गई है सर, और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक दुनिया बदली है सर। ये आपको छोटा मोटा लग रहा होगा, छोटा मोटा नहीं है, बहुत जबरदस्त दुनिया बदली है वाउचर की। समझ आएगी बात। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा ना, ऐसा मत सोचना कि इसका एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूं सर, ठीक है। तो चलो अभी अपन इतना पढ़े,
आओ इतने का मैं आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो सर, मैंने ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करी है सर, ठीक है। अब देखना सर, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है सर, मैं इस पे गोदागादी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने एंड पे प्रिंट आउट निकाल के गोदागादी कर लेना सर। सर पीपीआई वाउचर्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वाउचर, मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल याद रख सकते हो सर, मॉल, ठीक है, मॉल, गेमिंग जोन, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया सर, फूड कोर्ट, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल याद रख सकते हो सर। तो सर अगर प्रीपेड वाउचर है तो इस पे जीएसटी की बात नहीं है सर, क्योंकि इसे मनी की डेफिनेशन में कवर किया गया, और मनी सर गुड्स और सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन से बाहर है सर। तो देखो सर, एबीसी एक बैंक है जिसने प्रीपेड गिफ्ट कार्ड दिया सर ऑफ ₹5,000, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, एनी स्टोर में यूज कर सकते हो। मिस्टर एक्स करके एक पर्सन था जिसने सर 5,000 रुपए दे के ये प्रीपेड गिफ्ट कार्ड खरीदा है सर, खरीदा है ये गिफ्ट कार्ड 5,000 रुपए दे के सर, दे के, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, पैसा दे के, ठीक है। तो सर ये कार्ड कवर हो गया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में। अगर ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में कवर हुआ तो ये मनी की डेफिनेशन में कवर हुआ, तो इसका मतलब ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। आई बात समझ? आगे बात देखो सर, अब कल के दिन सर प्रीपेड कार्ड लिए है सर, तो मिस्टर एक्स उसको कहीं यूज तो करेगा। कल के दिन मिस्टर एक्स उसको लेके जाता है और उस कार्ड को ले जाके कपड़े खरीदता है, और मान लो वो कपड़े 5,000 के खरीदता है। तो सर अगला क्वेश्चन आपके में मन में ये आएगा, सर जो पर्सन कपड़ा सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा? यस सर, वो क्यों नहीं करेगा भाई, एक मिनट, वो क्यों नहीं करेगा सर? वो तो 5,000 का सर कपड़ा बिल, उस पे 18% जीएसटी चार्ज करेगा, 5,900 होगा। और उसमें उसमें क्या होने वाली कहानी सर, कि मैं 5,000 का कार्ड यूज कर लूंगा, 900 मुझे पे करना पड़ेगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? अगला सर नॉन पीपीआई वाउचर्स, अरे इसका तो प्यारा एग्जाम्पल दिया सर, डोमिनोज का वाउचर, ठीक है, आपको रिलायंस ट्रेंड का दिया था मैंने एग्जाम्पल। अरे बहुत मार्केट में पड़े पड़े हैं यार, भरे पड़े ये एग्जाम्पल्स, भरे पड़े, एक बार आजू बाजू निकल के देखो यार, शॉपर स्टॉप में यही चलता है, डोमिनोज में, रिलायंस ट्रेंड में, पूरे ब्रांड्स यही करते हैं। आइए आप अगली बार आइए, हम 100 रुपए ऑफ कर देंगे, 10% ऑफ कर देंगे, ये कर देंगे, नॉन पीपीआईस। तो इनका एग्जाम्पल देखो सर, एक XYZ था, रिटेलर था, जो अपने 2000 दिवाली गिफ्ट वाउचर इशू किया सर, जिसको इसने बोला सर कि आप एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है जो मेरी शॉप में आप उसी में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। उसने सबको दिवाली गिफ्ट वाउचर दिया और बोला भैया ये वाला जो वाउचर है ये मेरी दुकान में यूज होगा। डोमिनोज वाला समझ लो सर, डोमिनोज वाले ने आपको 100 रुपए का वाउचर दिया और वो बोला भैया मेरे ही पिज्जा में यूज करना, जाके पिज्जा हट में मत यूज कर देना, और होगा भी नहीं, ठीक है। तो अब जो भी पर्सन उस वाउचर को खरीदा होगा या उसे वो वाउचर मिला होगा, अब वो कहां जाके यूज करने वाला है सर? ऑब्वियस सी बात है, डोमिनोज में। तो यहां पर भी वही बोला मैंने सर, वो XYZ के स्टोर में जाएगा, उस स्पेसिफिक गुड्स के लिए यूज करेगा, और उस वाउचर को हम क्या मान लेंगे सर? एक्शनेबल क्लेम मान लेंगे, और एक्शनेबल क्लेम मान के शेड्यूल 3 में कवर कर देंगे। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? क्रिस्टल क्लियर? अच्छा, अब एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, आपने बोला था सर डोमिनोज का 100 रुपए का वो कूपन है आप यूज कर लोगे, मान लो आप डोमिनोज में गए और डोमिनोज का पिज्जा 150 का था सर, तो आपने तो 100 रुपए का कूपन यूज कर दिया सर। सर मान लो डोमिनोज सर 5% जीएसटी चार्ज करता है, तो सर 150 प्लस 5%, ये आ जाएगा 15 5 से 75, तो ये 225 हो जाएगा सर। आपके पास 100 रुपए का वाउचर था, क्या आपको 125 पे करना पड़ेगा? हाँ सर, मेरे को तो पे करना ही पड़ेगा, जीएसटी चार्ज ऑन प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू पे तो जीएसटी चार्ज होगा सर। मैं वाउचर्स को छोड़ रहा हूं जीएसटी से, प्रोडक्ट को नहीं, वाउचर को छोड़ रहा हूं। देखो मैंने इसलिए वापस लिखा सर, मैं वाउचर्स को छोड़ रहा हूं, प्रोडक्ट को नहीं सर, प्रोडक्ट पे तो जीएसटी लगेगा, वाउचर्स की कहानी बदली है सर। समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान दो, बहुत कहानी है सर इसमें, बहुत मजेदार अमेंडमेंट हुआ ये। अब हुआ क्या ये देखो, वाउचर मार्केट में पहुंचाने का 2 तरीका है, एक खुद जाके वाउचर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक एक पर्सन को वाउचर पकड़ाते जाए, दूसरा है किसी एजेंट अपॉइंट कर ले और एजेंट के थ्रू मार्केट में वाउचर सप्लाई करे। दोनों चीजें हो सकती है सर। अगर आप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चल रहे हो सर, मतलब सर
इसका भी मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा सर। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चल रहा है, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को वाउचर्स सप्लाई कर रहा है और उसके बीच में मार्जिन जोड़ रहा है, तो इस मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। पर सर अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है और एजेंट आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, तो एजेंट अगर कमीशन चार्ज कर रहा है तो इस कमीशन पे जीएसटी है। क्या बोला, समझ आया? समझ आया? नहीं आया? चलो आओ एग्जाम्पल दिखाता हूं, ध्यान दो। अरे यार एग्जाम्पल कहां गया, ये देखो सर। सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में वाउचर सप्लाई कर रहा है, कैसे? सर एमएनओ डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने 10,000 वाउचर खरीदे, ठीक है, नॉन पीपीआईज है, ठीक है, नॉन पीपीआईज है, मतलब प्रीपेड नहीं है सर, और 10,000 वाउचर खरीदे 1,000 रुपए में सर, ठीक है, फ्रॉम XYZ रिटेलर एट 950। 1,000 रुपए के वाउचर्स 950 में 10,000 वाउचर्स खरीद लिया इसने XYZ से। अब कल के दिन इस वाउचर को 980 में बेच दिया सर, तो 30 रुपीज का मार्जिन हो गया इसका। सरकार बोली ये जो 30 रुपीज का मार्जिन है ना, इस पे जीएसटी नहीं है, ये ट्रांजैक्शन इन वाउचर माना जाएगा, इस मार्जिन पे सर जीएसटी नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं है। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, सर मान लो इसने जो 10,000 वाउचर है ये कॉर्पोरेट को सप्लाई किया, कल के दिन कॉर्पोरेट भी तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, इस वाउचर का यूज करेगा। सर क्या गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी है? हाँ सर, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी है, पर वाउचर्स पे जीएसटी नहीं है, मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। आ रही बात समझ? अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एज एन एजेंट काम किया सर, एजेंट काम किया मतलब कमीशन बेसिस में चल रहा है सर, कि मैं आपका एजेंट, मैं आपका वाउचर सप्लाई करवाऊंगा इधर उधर, खाने का पीने का ये वो। तो सर वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है सर, कमीशन चार्ज करता है। अब ये कमीशन चार्ज करता है फॉर मार्केटिंग, प्रमोशन, सब चीजों के बेसिस में वो अपना कमीशन चार्ज करता है। सरकार बोली भैया ये कमीशन है और कमीशन पे जीएसटी है, कमीशन पे जीएसटी है, कमीशन पे जीएसटी है, वाउचर्स की वैल्यू पे जीएसटी नहीं है, कमीशन पे जीएसटी है। सर इन शॉर्ट हमसे क्या चाहते हो एग्जाम में? सर हमसे भी तो कुछ चाह रहे होगे ना। इन शॉर्ट क्रक्स एग्जाम में आप यही याद रखेंगे, एकदम क्रक्स, एट द एंड क्रक्स लाइन बोल रहा हूं सर। वाउचर्स अगर पीपीआई है, ठीक, मनी की डेफिनेशन में कवर्ड है, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है सर, जीएसटी सोचना ही मत। नॉन पीपीआई वाउचर है सर, एक्शनेबल क्लेम है, शेड्यूल 3 में कवर्ड है, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में ही नहीं है, जीएसटी से बाहर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सर कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में वाउचर सप्लाई कर रहा है, बीच में मार्जिन जोड़ता है, मार्जिन पे जीएसटी नहीं है। सर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, एज एन एजेंट सप्लाई कर रहा है सर, और बीच में अपना कमीशन खाता है, उस कमीशन पे जीएसटी है। बस ये इतना ही है कहानी, इतना ही है कहानी और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया सर। वाउचर की कहानी ना बहुत बहुत जबरदस्त है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटा मोटा मार्केट मत समझना सर, इसको इसलिए बोल रहा हूँ छोटा मोटा मार्केट मत समझना, क्योंकि रीजन ये है सर, आप समझो नवरात्रि में गरबा होता है, उसमें फूड कूपन वाउचर्स मिलते हैं सर। सर अपन मॉल्स में घूमने जाते हैं सर, बहुत लोग हैं जो बाहर खड़े होकर आपको वाउचर्स पकड़ाते, भैया जाएंगे तो इस शॉप में 10% ऑफ, इस शॉप में ये हो जाएगा सर, वो वाउचर्स फ्री में मिलते हैं सर, नॉन पीपीआईज होते हैं सर। बहुत वाउचर की कहानी है सर, मार्केट बहुत बड़ा है सर, इसमें मार्केट बहुत बड़ा है सर। आ रही बात समझ? तो वाउचर से रिलेटेड अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है, को ब्रांडिंग है, आप लोग देखिए कभी वाउचर के पीछे इतनी सारी चीजें छपी रहती है, स्पॉन्सर्ड बाय, को ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, एडिशनल सर्विसेज, ये सब अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी, तो सरकार बोली इस पे जीएसटी है सर, इस पे जीएसटी है सर, क्योंकि ये अलग से सर्विसेज होती है, एक्स एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज, ये सब इन पे जीएसटी है सर। पर मान लो कोई ऐसे वाउचर है जो आपने लोगों को तो दिया, बट लोग उस वाउचर को यूज ही नहीं किए, भूल गए सर, घर में पड़ा रह गया, भूल गए, यूज ही नहीं किए, दिमाग ही नहीं आया सर। तो सरकार बोली अनरिडीम जो वाउचर होते हैं सर, उन अनरिडीम वाउचर्स पे कोई जीएसटी की बात नहीं है सर। जो वाउचर रिडीम ही नहीं हो पाए, यूज ही नहीं हो पाए, उनमें जीएसटी की बात नहीं आएगी। समझ आया? उसमें जीएसटी की बात नहीं आएगी। क्लियर हुआ ये सबको? ये मैंने आपको वाउचर की पूरी कहानी समझाई, बड़ी जबरदस्त थी।
विथ एन एग्जाम्पल समझाया। आई होप वाउचर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के और अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू। चलो, सेकेंड चैप्टर एग्जिम्पशन, सॉरी, सेकेंड चैप्टर चार्ज और कंपोजिशन, इसमें अपन अमेंडमेंट देखते हैं सर। ठीक है, क्या अमेंडमेंट है? प्यारा अमेंडमेंट है, अच्छा अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, समझ आएगा सर। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये गलती से ये लाइन। ठीक है, चलो अब ध्यान दो क्या अमेंडमेंट हुआ है सर। पहले मैं आपको रिवर्स चार्ज याद दिलाता हूं सर। रिवर्स चार्ज में सर हम 9(5) में नोटिफाइड सर्विसेज पढ़ते थे और 4-5 नोटिफाइड सर्विसेज थी, जिनमें सर कौन पे करता था? ई कॉमर्स ऑपरेटर। याद आया सर? नोटिफाइड सर्विसेज, उसमें रेस्टोरेंट वाला आता था, हाउस कीपिंग आता था, वो मोटर व्हीकल वगैरह आता था, रेडियो टैक्सी वगैरह आता था, ओमनी बस आता था। याद आया वो सब? ठीक है, वो नोटिफाइड सर्विसेज थी। उन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर आरसीएम में जीएसटी पे करता था। यही कहानी थी। ठीक है, ये मैं आपको पहले पुराना याद दिलाया। अब आते नई वाली बात में। अब नया इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया, और इन्होंने क्या पॉइंट ऐड किया? सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। समझिए सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable to register under section 22(1) of the CGST Act 2017। मैं इसको आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, वर्धमान सर, ठीक है, वर्धमान सर एक दुकान वाले के पास गए। ठीक है, एक दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले के पास जाके मान लो एसी लिए सर। ठीक है, अकाउंट्स लिख दिया, हद हो गई है सर। एसी लिए सर, ठीक है, और वो दुकान वाले को बोले भैया ये एसी ना घर में छोड़वा देना। ठीक है, लोकल दुकानदार वाला है, लोकल आदमी है सर, कोई कंपनी शोरूम नहीं गया हूं मैं। ठीक है, मैं दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले के पास से एसी लिया, एसी बोला भैया घर छोड़वा देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये दुकान वाला मेरे को बोला भैया मेरे पास तो कोई ऐसी गाड़ी या ट्रांसपोर्टर नहीं है, मैं कैसे छोड़वाऊंगा? मैं बोला एक काम करो ना भैया, आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर, किसी से बात कर लो, लॉजिस्टिक वालों से, या किसी ऐसे पर्सन से बात कर लो जो आपके व्याप में एसी मेरे पास डिलीवर कर दे। दुकान वाला बोला भैया ऐसा कुछ होता है? मैंने बोला हाँ भैया, अपने इंडिया में ना पिकअप एंड पार्सल करके है सर। ठीक है, पिकअप एंड पार्सल करके, एक एग्जाम्पल ले रहे अपन। ठीक है, पिकअप एंड पार्सल करके आप इनसे बात करिए, ये क्या करेंगे? आपसे एसी लेंगे और आपसे एसी लेके मेरे पास छोड़वा देंगे। तो ये दुकान वाला बोला भैया ये पिकअप एंड पार्सल वालों का कोई ऐप भी है? मैंने बोला हाँ भैया ये ऐप भी है, क्योंकि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले इनका एक ऐप है। इनके ऐप में जाके आपको बुकिंग करना पड़ेगा, स्लॉट बुक करना पड़ेगा, क्या चीज लेके जाना है वो बताना पड़ेगा, ये आएंगे आपकी शॉप, आपसे सामान लेंगे और वर्धमान सर के पास छोड़ देंगे। दुकान वाला बोला बढ़िया हो गया भैया, ये तो मेरा काम अच्छा हो गया, आसान हो गया भैया, नहीं तो मेरे को टेंशन हो गई थी कि मैं ये एसी आपके पास कैसे छोड़वाऊं, क्योंकि मेरा कोई जुगाड़ तो था नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं सर। मैं बोला टेंशन वाली बात नहीं, आप इनसे बात करो। अब ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। तो पिकअप एंड पार्सल वाले, ये जो पिकअप एंड पार्सल वाले, अब ये वर्धमान सर के पास क्या करेंगे सर? एसी छोड़ेंगे। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ सर? बैठा ये दिमाग में? अब क्या लगता है ये पिकअप एंड पार्सल वाले फ्री में सामान छोड़ देंगे मेरे पास? प्रैक्टिकली सोच के देखो सर, फ्री में क्यों छोड़ेंगे? क्यों भाई, पहचान थोड़ी, ससुर जी थोड़ी के सर फ्री में छोड़ देंगे ना सर। क्या ये चार्जेस लेंगे? हाँ ऑब्वियसली चार्जेस लेंगे सर, इनके डिलीवरी चार्जेस होंगे या कुछ और भी चार्जेस रहेंगे, तो वो सब चार्जेस लेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है ये चार्जेस लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ये इन्होंने अमेंडमेंट में क्या बोला? इन्होंने बोला सर 22 सितंबर 2025 उसके बाद से, उस दिन या उसके बाद से, अगर कोई भी दुकानदार है, ठीक है, कोई भी दुकानदार है जो लोकल डिलीवरी करा रहा है, सर ये दुकानदार भी रायपुर में रहता है, मैं भी रायपुर में रहता हूं सर, कोई भी दुकानदार है जो लोकल डिलीवरी करवा रहा है सर गुड्स की, और वो जो लोकल गुड्स की डिलीवरी करवा रहा है वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डिलीवर करवा रहा है, तो सरकार ने बोला इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगा।
अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर जीएसटी किस अमाउंट पे आएगा? सर जो ये डिलीवरी चार्जेस और जो भी चार्जेस ले रहा होगा वर्धमान सर से, उस चार्जेस पे जीएसटी है सर, और आरसीएम में पे होगा। आरसीएम में क्यों पे हो रहा है सर? सिंपल सी बात है सर, वर्धमान सर तो अनरजिस्टर्ड है, कस्टमर है, छोड़ दो सर। ये दुकानदार भी छोटा आदमी है सर, वो तो खुद ही छोटा आदमी है ना, उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तो सरकार बोली हमें इससे जीएसटी मिल नहीं सकता, इनसे जीएसटी को हम बोल नहीं सकते कि आप जीएसटी जाओ पे करके आओ, कस्टमर है सर। तो सर गवर्नमेंट ने बोला भैया हम किसको पकड़ेंगे? ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ेंगे, ठीक है, ये आरसीएम में पे करेंगे। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर एक क्वेश्चन था, मान लो अगर ये दुकानदार खुद ही रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, तो सरकार बोली देख भाई अगर ये आदमी खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो फिर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोलते हैं आप 95 में जीएसटी पे नहीं करेंगे, जो दुकानदार है वही नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा सर। उस केस में 95 एप्लीकेबल नहीं होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आरसीएम में पे करने की नहीं आएगी। समझ आया? बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। हो ये रहा था सर, समझो मेरी बात, ये प्रैक्टिकली इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है मार्केट में। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था, ये दुकानदार का टेंशन होता था कि वो वर्धमान सर तक कैसे पहुंचाए, या वर्धमान सर का टेंशन होता था कि दुकान से कैसे लेके जाए। आजकल क्या हो गया, जितना मार्केट डाइवर्सिफाइड हो गया ना सर, हमारे पास बहुत फैसिलिटीज हो गई है जिससे हम ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गुड्स भेजवा सकते हैं, और ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आजकल हमें ब्लिंकिट ये ऑप्शन देता है, ओला वाला ये ऑप्शन देता है, तो ये सब हमें ऑप्शन देता है। पिकअप एंड पार्सल बहुत बड़ी कंपनी है सर, पिकअप एंड पार्सल, और भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं, 2-4 नाम तो मैं बता रहा हूँ, बहुत ऐसे। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझ आया है भाई साहब, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये जो लोकल डिलीवरी है, ये भी आजकल छोटी मोटी नहीं रही सर। लोकल डिलीवरी के लिए लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर को ऑप्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू गुड्स डिलीवर करा रहे हैं, टेंशन नहीं चाहते लोग। तो सरकार बोली ये तो एक बहुत बड़ा धंधा बन गया सर, और अगर धंधा बन गया है तो अगर दुकानदार छोटा है तो उसको छोड़ दो, कस्टमर से वैसे भी बात नहीं कर सकते सर। तो सरकार बोली अपन ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ते हैं और उसको बोलते भैया तू आरसीएम में पे करेगा जीएसटी, ठीक है, 95 में नोटिफाई करते थे को, और तू आरसीएम में पे करेगा। और अगर ध्यान से सुनना सर, और अगर क्या बोलते दुकानदार खुद बड़ा इंसान है, अगर दुकानदार खुद बड़ा इंसान है तो फिर तो दुकानदार ही पे कर देगा सर। अगर दुकानदार खुद बड़ा इंसान है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर से हम आरसीएम में क्यों पे कराएंगे, फिर हम दुकानदार से पे करा देंगे। समझ आया? प्लीज ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का अमेंडमेंट, ये तो अभी चार्ज का बताया मैंने आपको, इसी से रिस्पेक्टिव ध्यान से नहीं सुन रहे हो आप मेरी बात, इसी से रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट एग्जेम्पशन में भी है। तो जब मैं एग्जेम्पशन में, थ्रू, बाय सब समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां पर फ्लिपकार्ट सबके आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं, सॉरी फ्लिपकार्ट बोला, ब्लिंकिट, ठीक है, ओला, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सर। वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाऊंगा और कि ये क्या हुआ, क्योंकि इसी के रिस्पेक्टिव एग्जेम्पशन में भी उन्होंने अमेंडमेंट किया सर। क्योंकि एग्जेम्पशन में देखो, मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया यार, ये देखो एग्जेम्पशन, इन्होंने एग्जेम्पशन में भी ये देखो रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट की है। ये देखो इन्होंने बताया सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होते हैं सर, ये हम पहले भी पढ़ते हैं सर, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं। और इन्होंने क्रिस्टल क्लियर किया सर कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में कौन नहीं आता है, ठीक है, जो लोकल डिलीवरी करवा रहे गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, या ई कॉमर्स ऑपरेटर जो खुद लोकल डिलीवरी कर रहे हैं सर, ये दो लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में नहीं आते, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में नहीं आते, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है ये। तो ये जब मैं आपको एग्जेम्पशन चैप्टर में ये अमेंडमेंट समझाऊंगा तब आप इसको ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट रखता है सर, क्योंकि ये 2-3 जगह अमेंडमेंट हुई है सर, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, फिर ये 2-3 जगह अमेंडमेंट साथ में जो अपन एग्जेम्पशन में कवर करेंगे। यहां पर तो क्लियर हुआ ना सबको, बैठा ना ये सबके दिमाग में, ठीक है। ये अपना चार्ज और कंपोजिशन का एक छोटा सा अमेंडमेंट था जो मुझे बताना था। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगम। ध्यान दो सर, इससे पहले मैंने आपको सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट बताए थे सर, उसके बाद चार्ज और कंपोजिशन में कुछ नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई में नहीं है। अब आते हैं एग्जेम्पशन में सर, अच्छी अमेंडमेंट है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में तो आने के बेहद चांसेस, ठीक है।
तो मैं आपको आराम से अमेंडमेंट बताता हूँ, एग्जाम्पल भी दूंगा, नोट करके रख। अरे ये मैं एग्जाम्पल वगैरह देता हूँ, नोट करते हो कि नहीं, कि सिर्फ मुझे सुनते रहते हो? चलो देखो, जीटीए की सर्विसेज सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डिफरेंट मोड सर, बाय रोड रहा, एक्सेप्ट जीटीए और कोरियर एजेंसी, सब एग्जाम था सर। ये तो हम पहले भी पढ़े, इसमें नया क्या है सर? हाँ सर, ये आपने पहले पढ़ा है, इसमें नया कुछ नहीं है। अभी प्लीज ध्यान दो, मैं कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड कैरियज, ये सब चीजें हम जीटीए के थ्रू लेके जाते थे सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइसेस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब चीजें एग्जाम थी सर। इन सब में कोई डाउट नहीं है सर, ये सब एग्जाम थी, पहले भी एग्जाम थी, आज भी एग्जाम है, इस पे कोई डाउट नहीं आया। यहां तक समझ आई कहानी? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं लेट्स चेक कि आप लोगों का बेस कितना क्लियर है। सर हमने बोला था सर, जीटीए वो लोग होते हैं सर जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। तो सर जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? लोकल ट्रांसपोर्टर। ये क्लियर हुआ सबको? एकदम समझो, हमने एग्जाम जीटीए को किया था, ठीक है। लोकल ट्रांसपोर्टर्स जन्मों से पहले एग्जेम्प्टी थे, उनमें कोई टैक्स था ही नहीं सर। लोकल ट्रांसपोर्टर मतलब छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर, जैसे कि मैं आपको सिंपल एकदम एकदम सड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल है। मैं सैमसंग वाले के पास गया, सैमसंग वाले को बोला भैया ये फ्रिज पसंद आया, घर छोड़वा देना। बोला ठीक है भैया, मेरा गाड़ी वाला आपके पास लाके छोड़ देगा फ्रिज, टेंशन नहीं लेना। तो वो जो उसका गाड़ी वाला था, लोकल ट्रांसपोर्टर, ये जन्मों से एग्जेम्प्ट था, पहले भी एग्जेम्प्ट था, आज भी एग्जेम्प्ट है, कोई लड़ाई नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है? जीटीए कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट था, नॉर्मली टैक्सेबल था सर, ठीक है। जीटीए हमने कुछ ट्रांसपोर्टेशन अगर ये सब गुड्स का करेगा तो एग्जेम्प्ट था, अदरवाइज जीटीए टैक्सेबल था, यही हम पढ़े थे। अब आती है आगे कहानी सर। हुआ क्या, इन्होंने एक बहुत गजब अमेंडमेंट किया, और इन्होंने अमेंडमेंट में ये बोला सर कि जीटीए मतलब वो पर्सन होता है सर जो इशू करता है कंसाइनमेंट नोट, ठीक है। मैं बोला ये तो मैं पहले भी पढ़ा हूं, इसमें नया क्या है? बोले ये पढ़ना भाई, ये पढ़े देख, ये देख कुछ बात लिखी हुई है इसमें, ये देख, बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब जीटीए में कौन नहीं आ रहा है? बोले एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, जिससे सर लोकली गुड्स डिलीवर किया जा रहा है। बोला है, क्या बोल रहे हो यार? बोले एक और है, आगे पढ़ना फिर एक साथ बताएंगे। एन ई कॉमर्स ऑपरेटर whom the services of local delivery are provided। क्या बोल रहे हो? मैं बोला दोनों में डिफरेंस क्या है? बोले ढंग से पढ़ा कर। बोले बाय हूं और थ्रू होम लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला भाई एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू लोकल डिलीवरी करवाई जा रही है, ठीक है, और एक ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद डिलीवर कर रहा है लोकल। मैं बोला ओके समझ आ गया। तो आपने जीटीए वालों में सर उन ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को बाहर किया जो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद लोकल गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या तो उनके थ्रू कोई गुड्स डिलीवर करवा रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर? अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल ना पढ़े दिस इज ऑल बुलशिट। सर ओला सब जानते हैं सर, ठीक है, ओला को हम एज अ टैक्सी सर्विसेज यूज करते हैं। ओला के ऐप में कभी जाके सर्च करोगे ना तो एक फीचर होता है सर पिकअप एंड ड्रॉप का, ठीक है। पिक एंड पार्सल भी एक फेमस ऐप है ई कॉमर्स ऑपरेटर। और आप अच्छा ओला वाला एग्जाम्पल ले लो, और अच्छा ताजा एग्जाम्पल चाहिए ब्लिंकिट ले लो, ठीक है। ब्लिंकिट में एक ऑप्शन होता है सर पिकअप एंड ड्रॉप का। अब ध्यान से सुनना उसमें होता क्या है। अब मेरे को मान लो मेरी बहन है जो 5-7 किलोमीटर दूर रहती है, अब इतनी ठंड में मैं तो ना निकलूं, अब मेरे को मेरी बहन को कोई चीज डिलीवर करवाना है, तो या तो मैं खुद चले जाऊं या तो वो लेने आ जाए, और हम दोनों नहीं निकलना चाहते तो फिर कैसे करें? मैंने ब्लिंकिट ओपन किया, ध्यान से सुनना सिखा रहा हूं। मैंने ब्लिंकिट ओपन किया, ब्लिंकिट ऐप ओपन किया, उसमें एक ऑप्शन होता है सर पिकअप एंड ड्रॉप का। ब्लिंकिट वाले को बोला भैया सुनो, ये मेरे घर से सामान उठाओ, लोकेशन डाल दिया, और वो डाल दिया मेरी बहन का लोकेशन जहां पर है सर, वहां पर ले जाके गुड्स डिलीवर कर दो।
ब्लिंकिट वाला बोला ओके कोई दिक्कत नहीं भैया, हम कर देंगे डिलीवर, पर आपसे लेंगे डिलीवरी चार्जेस। मैं बोला ऑब्वियस सी बात है भैया, फ्री में कौन करेगा, मैं तो वैसे ही ठंड में नहीं निकल रहा था, आप तो निकल रहे हो, आप ही कर दो। बोले बिल्कुल, पर डिलीवरी चार्जेस लेंगे। क्रिस्टल क्लियर है सर। ये जो डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं, इस पे ध्यान से सुनना सर, इस पे बहुत ध्यान से सुनना सर, एकदम ध्यान से ब्लड में बैठा लो ये बात। इसमें पहले जीएसटी नहीं होता था, 22 सितंबर 2025 के बाद से इस पे जीएसटी आ गया। इस पे पहले जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी में आ गया। सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? सिंपल है, अगर ब्लिंकिट के थ्रू मैं अपनी बहन को कुछ भेज रहा हूं तो सरकार बोली सर इस पे जीएसटी आ गया। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सर? ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। ये मैंने आपको बताया सर, ब्लिंकिट मेरे बिहाफ में गुड्स डिलीवर कर रहा है मेरी बहन को सर। अब कल के दिन ब्लिंकिट खुद नहीं करता, ठीक है, कल के दिन ब्लिंकिट खुद नहीं करता। ब्लिंकिट क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप वाले के लिए किसी और को हायर कर देता है और उसके थ्रू डिलीवर कराता है सर, ठीक है। ब्लिंकिट खुद नहीं करता। पहले केस में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें ब्लिंकिट का ही आदमी था जो गुड्स डिलीवर करके आ रहा है। दूसरे केस में ब्लिंकिट बोला भाई ये डिलीवरी वाले काम में मैं अपने आदमी को नहीं फंसाऊंगा, मैं किसी और ट्रांसपोर्टर से बात कर लेता हूं। आप ऐप में जाके ब्लिंकिट के ही करोगे, बट वो आदमी कोई और रहेगा, ब्लिंकिट का नहीं रहेगा, कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर रहेगा जिसके थ्रू ब्लिंकिट वाला ये गुड्स डिलीवर करवा रहा है सर। तो इस केस में ये जो आप किसी के थ्रू भी करवाते हो ना सर, तो भी आप सर जीटीए में कवर नहीं होते हो और सर आपके ऊपर टैक्सेस की बात आ जाएगी सर। आया समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? सिंपल है, ब्लिंकिट अपने आदमी से छुड़वा दे मेरी बहन तक, उस डिलीवरी चार्जेस पे जीएसटी है सर। और अगर ब्लिंकिट खुद अपने आदमी से ना करवाए सर, किसी और को हायर करे ट्रांसपोर्टर को और उसके थ्रू अगर ये काम करवाए तो भी उस पे जीएसटी है सर। समझ आया? पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जीटीए वालों पे जीएसटी होता था सर, ठीक है। अब इन्होंने क्लियर किया सर कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीटीए वालों को ही क्या बोलते हैं जीएसटी में ला रहे हैं। हमने ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज, देखो सर, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर ब्लिंकिट वाला, या प्रोवाइडेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर ब्लिंकिट वाला, या तो ब्लिंकिट वाला खुद प्रोवाइड कर रहा है या ब्लिंकिट वाले के थ्रू कोई लोकल गुड्स डिलीवर करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सरकार बोली हमने दोनों को कवर किया है और दोनों जीएसटी में आ गए हैं। पहले नहीं थे सर, ये लोग आ गए हैं। एक स्टूडेंट बोला सर अगर आपको याद हो तो शुरू में आपने एक एग्जाम्पल दिया था। मैं बोला हाँ मैंने दिया तो था कि सर आप सैमसंग गए, सैमसंग से जाके सैमसंग का फ्रिज खरीदे, सैमसंग दुकान वाला आपके घर में छोड़ा सर, उस पे जीएसटी है? नहीं, उस पे जीएसटी नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? वो भी तो लोकल डिलीवरी सर्विसेज है सर। हाँ बिल्कुल है, बट वो थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय, तभी जीएसटी की बातें होगी। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, अभी भी सिर्फ मुंह जवानी बातें चल रही है, एकदम लोकल लेवल पे बातें चल रही है, तो सरकार बोली जीएसटी नहीं है। अब मैं आपको इसका एकदम सिंपल सा, एकदम आराम से एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख के फ्रेम करके देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे सर। हम क्या पढ़ रहे थे सर? एग्जेम्पशन सर, ठीक है। इसके अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं। तो हमने सिंपल बोला सर, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अगर वो लोकल डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सर 22 सितंबर 2025, ठीक है, इसके बाद से ऑन और आफ्टर 22 सितंबर 2025 सरकार बोली इस पे जीएसटी आ गया। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ब्लिंकिट एग्जाम्पल लिख सकते हो सर,
ठीक है, ब्लिंकिट बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हो सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकली गुड्स डिलीवर करवा रहा है, सरकार बोली ये सर्विसेज पहले एग्जेम्प्ट होती थी, बट 22 सितंबर के बाद से ये सर्विसेज पे जीएसटी आ गया है। क्लियर? ठीक है, अगला केस समझो सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकल डिलीवरी कर रहा है, कोई पर्सन है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, यहां पर थ्रू है और यहां पर बाय है, ठीक है, एनी पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकल डिलीवरी करवा रहा है, तो सरकार बोली इस पे भी जीएसटी आ गया है आफ्टर 22 सितंबर। इस पे पहले जीएसटी नहीं था, अब इस पे जीएसटी आ चुका है और अब हम इस पे जीएसटी चार्ज करेंगे। समझ आई बात? अब हम इस पे जीएसटी चार्ज करेंगे 22 सितंबर के बाद। एकदम अच्छा एग्जाम्पल ब्लिंकिट है। ओला ले लो, ब्लिंकिट ले लो, और इंस्टामार्ट भी है शायद, स्विगी इंस्टामार्ट भी है शायद। इंस्टामार्ट में तो मैंने यूज नहीं किया, शायद उसमें भी हो सकता है सर। ये आप ऐप खोल के देखोगे तो मिल जाएगा सर। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है सर। ठीक है, चलो ठीक। तो इन्होंने देखो अब यही लिखा है सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द जीटीए और कोरियर एजेंसी। जीटीए और कोरियर एजेंसी सर ये वैसे भी टैक्सेबल थे सर, और बाय इनलैंड वाटरवे तो ये तो एग्जेम्प्ट होता था, आर एग्जेम्प्ट। नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शेल अप्लाई टू अ लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर लोकल सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर इनके बाय या थ्रू रहा तो ये एंट्री अप्लाई नहीं होती है। ये एंट्री अप्लाई नहीं होती है मतलब इन दो केसेस में वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। क्योंकि लोकल डिलीवरी है इसलिए बोलना पड़ा। लोकल डिलीवरी वाले जीटीए नहीं होते क्योंकि वो कंजाइनमेंट इशू नहीं करते, कंजाइनमेंट नोट इशू नहीं करते। आई बात समझ? इसीलिए इन्होंने यहां पर जाके और क्लियर किया सर कि सर हमने जीटीए के थ्रू ये सब चीजें, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो एग्जेम्प्ट किया था। फिर इन्होंने इसी चीज को आगे क्लियर किया कि भैया जीटीए वाला वो आदमी होता है जो कंजाइनमेंट नोट इशू करता है, बट डज नॉट इंक्लूड ये दो को हम कवर नहीं करते हैं जीटीए में। मतलब अगर ये दो के थ्रू ऊपर वाली चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है तो सरकार बोली टैक्सेबल है। ठीक है, ये थ्रू लोकल ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय हुम, देखो बाय हुम और थ्रू हुम, बाय हुम थ्रू हुम। अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो सरकार बोली इस ये टैक्सेबल कैटेगरी में चले गई है। पहले ये टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं थी, अब ये टैक्सेबल कैटेगरी में जा चुकी है। समझ आया? क्लियर हुआ ये सबको? बैठा दिमाग में? बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया। अब इसको समझो, बड़ा अच्छा है सर, बहुत प्यारा अमेंडमेंट है, बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट सर। इसको भी ना मैं आपको लिख के बताता हूं। चल, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है ना, एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, ये दो चीजें हैं सर। बहुत लड़े थे सर मोदी जी वगैरह से, गवर्नमेंट से, निर्मला सीतारमन जी से इस चीज से रिलेटेड कि यार कम से कम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे तो जीएसटी हटा दो, इतनी तो बेशर्माई रखो। इन्होंने बोला सुनो, अब आराम से सुनना और समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल। मान लो वर्धमान सर अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले रहे, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे सर। अगर वर्धमान सर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले या लाइफ इंश्योरेंस ले, सरकार ने एग्जेम्प्ट किया। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया सर। वर्धमान सर अपना लाइफ इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले, एग्जेम्प्ट किया। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी। क्रिस्टल क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं सर। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। वर्धमान सर एक जगह जॉब करते थे, ठीक है, तो उनका जो एम्प्लॉयर है ना, वो अपने पूरे एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है,
जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लिया, ठीक है, उन सब के लिए उसने ग्रुप इंश्योरेंस लिया, इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं ली, पूरा ग्रुप इंश्योरेंस लिया, सबका एक साथ इंश्योरेंस लिया और उसका वो प्रीमियम देता था सर। क्रिस्टल क्लियर है? ये होता है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस मतलब जहां पर सबका एक साथ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। ये जनरली एम्प्लॉयर्स लेते हैं सर, ठीक है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्या होता है? जो अपन लेते हैं सर, एक एक पर्सन इंडिविजुअली लेता है। ग्रुप इंश्योरेंस सर, एक ग्रुप होता है सर, उसमें एक मेंबर मेन होता है, बाकी सबको वो ऐड करते जाता है सर, वो होता है ग्रुप इंश्योरेंस। ये जनरली आपको ऑफिस लेवल पे मिलेगा। सरकार बोली हम ये जो इंडिविजुअल वाली पॉलिसी है ना, इसी को एग्जेम्प्ट किए हैं सर। अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस कराने जा रहे हो तो वो टैक्सेबल है सर। एकदम सिंपल तरीके से बताया सर मैंने आपको। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर इंडिविजुअल पॉलिसी एग्जेम्प्ट, ग्रुप इंश्योरेंस टैक्सेबल है सर। क्लियर हुआ? ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है सर? जहां पर दो से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका एक साथ इंश्योरेंस होता है सर। और एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा इंश्योरेंस का डिडक्ट कर देता है और उसके बाद काट पीट के उसको पैसा देता है सर। आप पता कर लो, किसी भी सैलरीड पर्सन के साथ ग्रुप इंश्योरेंस ही चल रहा है सर, किसी भी सैलरीड पर्सन के साथ, ठीक है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस तो मैं लेता हूं सर, वर्धमान सर जो कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं सर, वो इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं। तो इंडिविजुअल पॉलिसी में जीएसटी हटा दिया इन्होंने, ग्रुप अभी भी है तो ग्रुप पे जीएसटी है सर। ये बात समझ आई सर? तो यही है अगला अमेंडमेंट सर। अब आप चाहो तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना सर। मैंने बताया सर, टू एन इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस टू एन इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है, ग्रुप है तो टैक्सेबल है, ग्रुप है तो टैक्सेबल है, ग्रुप है तो टैक्सेबल है सर। ये डेट्स याद रखना पड़ेगा। हाँ सर, 22 सितंबर 2025 के बाद एग्जेम्पशन आई है। उसके पहले अगर इंडिविजुअल भी था तो भी टैक्सेबल था, उससे पहले इंडिविजुअल भी था तो भी टैक्सेबल था, उससे पहले इंडिविजुअल था तो भी टैक्सेबल था सर। 22 सितंबर के बाद सिर्फ ग्रुप वाला टैक्सेबल है, ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। ये डेट्स का रिलेवेंस है, ये डेट्स इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक। इसके बाद ये सड़ा सा पॉइंट है, ये सिंपल सा पॉइंट है सर कि री इंश्योरेंस। अब जो पॉलिसी हमने कराया है तो हर साल री इंश्योर भी कराना पड़ेगा। सरकार बोली अगर उसकी इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है तो री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट होगा। मतलब अगर इंडिविजुअल पॉलिसी एग्जेम्प्ट थी तो उसका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी 22 सितंबर के पहले है और अगर वो टैक्सेबल है तो उसका री इंश्योरेंस भी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ये सबको बैठा ये दिमाग में? सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ एकदम? 22 सितंबर के पहले टैक्सेबल, 22 सितंबर के बाद इंडिविजुअल पॉलिसी एग्जेम्प्ट, इंडिविजुअल का री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट। क्रिस्टल क्लियर? ये ध्यान रखना सर। ये एग्जेम्पशन में इससे रिलेटेड अमेंडमेंट मेरे को तो लगता है ये बहुत ही प्यारे अमेंडमेंट्स है, अच्छे खासे अमेंडमेंट्स है। एग्जाम में ना बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, और वो बोलेंगे सर इंडिविजुअल पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी, ये सब बोलेंगे और एग्जाम में पूछेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में आगे के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। ठीक है, चलो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना, इससे पहले मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई के पहले के चैप्टर्स के अमेंडमेंट कवर करा दिए। आज हम टाइम ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट देखेंगे सर। अब ये क्या अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाओगे सर। और अच्छी अमेंडमेंट है। हुआ ये है, मैं आपको पहले पुरानी बात याद दिलाता हूँ सर। हम क्या करते थे वाउचर के केस में, ध्यान से सुनना, हम क्या करते थे वाउचर के केस में सर, हम ये चेक करते थे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या वाउचर आइडेंटिफिएबल है। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल होता था तो सर जिस दिन वाउचर इशू किया गया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता था। और अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं होता था तो जिस दिन वाउचर को रिडीम किया जा रहा है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता था। ये क्रिस्टल क्लियर है सबको? ये मैंने आपको गुड्स का भी बताया और सर्विसेज का भी बताया, दोनों का सेम था सर। अब इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट ही इतना जबरदस्त किया कि इन्होंने वाउचर की कहानी खत्म कर दी सर। इन्होंने बोला सर वाउचर को पिक्चर से हटा दो सर। मैंने बोला मतलब वाउचर में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं सोचना है? बोले वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई आपको सोचना ही नहीं है। मैं बोला तो फिर वाउचर में टैक्सेबिलिटी कैसे निकालूंगा?
इन्होंने बोला सर 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 फिर अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। मैं बोला क्यों? बोले आपको हमने सप्लाई चैप्टर में सिखाया था कि वाउचर दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है पीपीआई, एक होता है नॉन पीपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। अरे हो यार, वो तो सप्लाई चैप्टर में आप पूरी कहानी सिखा दिए थे, एक में मनी में कवर होता है, एक में शेड्यूल 3 में कवर होता है, दोनों केस में बोले थे जीएसटी नहीं आता है। बोले वेरी गुड, सिखाए ना वाउचर पे जीएसटी नहीं आता है। अरे तो जब वाउचर पे जीएसटी ही नहीं है तो मेरे बाप टाइम ऑफ सप्लाई का करेगा क्या? बोला अरे हो यार, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया, मतलब बोल सकते हैं कि मई और सितंबर वाले स्टूडेंट के लिए और जनवरी और आगे वाले स्टूडेंट के लिए जन्नत हो गई सर। वाउचर वाला केस इन्हें पढ़ना ही नहीं है, अब भाड़ में जाए, वाउचर का केस आएगा ही नहीं एग्जाम में। अब आपको सिंपल ये याद रखना है कि वाउचर जो हम सप्लाई चैप्टर में अमेंडमेंट पढ़े हैं वही काम का है वाउचर का, तो वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई तो अब एग्जाम में आना नहीं है सर। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट है बट मेरे हिसाब से रिलेवेंस तो रखती है सर, मेरे हिसाब से काम की है सर। तो आप इस अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे सर, ठीक है। और अमेंडमेंट क्या अच्छे से पढ़ेंगे? सप्लाई से कनेक्ट करके पढ़ेंगे सर, क्योंकि मैंने आपको सप्लाई में बहुत अच्छे से वाउचर का केस समझाया सर, ठीक है। आई होप ये बात समझ आई होगी। गुड्स और सर्विस दोनों के केस में वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई हट चुका है। अब जो हम सप्लाई चैप्टर में वाउचर के बारे में पढ़े वही फाइनल है और उसके हिसाब से वाउचर में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, तो टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत है ही नहीं, तो जीएसटी की बात है ही नहीं। आई बात समझ? ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के अमेंडमेंट्स कवर कराऊंगा, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का ना एक सर्कुलर है और इस सर्कुलर को समझते हैं। बहुत सिंपल सर्कुलर है, सर्कुलर शीट में मैंने अमेंडमेंट शीट में प्रोवाइड किया, बट मैं इसको ना एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वहां से पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे क्या दिया हुआ है। आप ध्यान दो सर। अब इन्होंने बोला सर, एक समझो एग्जाम्पल से एक एक करके समझते हैं, बहुत सिंपल समझ आएगा सर। एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने डीलर को सप्लाई किया, ठीक, 1 लाख का गुड्स सप्लाई किया, 18% जीएसटी चार्ज किया, तो 1,18,000 का गुड्स हो गया। यहां तक क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, डीलर को तो सर 1,18,000 का ही देता है, बट बाद में क्या करता है, लेटर वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर डीलर को बोलता है भाई मैं तेरे को 10,000 का क्रेडिट नोट दे देता हूं, ठीक है। मतलब बेसिकली डिस्काउंट देना चाहता है डीलर को, और ये जो डिस्काउंट देना चाहता है ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, बाद में देना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा सर। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को माल बेचा, कितने का बेचा, 1 लाख प्लस 18%, 1,18,000। अब बाद में मैन्युफैक्चरर ने डीलर को क्या बोला, भैया मैं तेरे को 10,000 का क्रेडिट नोट इशू कर देता हूं। मतलब तूने तेरे को मेरे को कितना पे करना है, तेरे को मेरे को पे करना है 1,08,000, 1,18,000 पे नहीं करना है तेरे को, मेरे को कितना पे करना है 1,08,000। तो बात ये हुई कि सर क्या डीलर पूरी आईटीसी 1,18,000 में 18,000 की जो क्रेडिट है क्या वो ले सकता है? पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि सर यहां पर जो क्रेडिट नोट इशू हुई है जो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दी है, इस क्रेडिट नोट के कारण क्या डीलर की आईटीसी कम हो जाएगी? तो सरकार ने क्रिस्टल क्लियर किया, भैया ये पोस्ट सप्लाई हुआ है, पहले सप्लाई हो चुका था, बाद में मैन्युफैक्चरर ने डीलर को क्रेडिट नोट इशू किया है। और सबसे खास बात, इस क्रेडिट नोट को जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट भी नहीं किया, तो उस केस में डीलर पूरी आईटीसी ले सकता है, आईटीसी लेने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। डीलर पूरा 18,000 की आईटीसी ले सकता है, भले उसने कम अमाउंट पे किया है, क्योंकि जीएसटीआर 1 में शो नहीं हो रहा है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगला इस एग्जाम्पल समझो, इसमें हुआ क्या, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सप्लाई किया 900 का गुड्स, उसमें 18% जीएसटी चार्ज किया, तो 1062 का गुड्स हो गया, ठीक है। और डीलर को बोला भाई आगे तेरे को कस्टमर को जिस रेट में बेचना है बेच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टल क्लियर? अब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को क्या किया, बाद में 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब डीलर बोला यार मेरे को तो 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो मैं क्या करता हूं, डीलर ने बोला सर मैं 1062 में ही बेच देता हूं गुड्स को आगे, क्योंकि 50 रुपए जो डिस्काउंट मिला है मैन्युफैक्चरर से मुझे, वो तो 50 रुपए मेरा बच गया। क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि सर ये जो 50 रुपए बच गया,
क्या इस पे अलग से जीएसटी चार्ज करने की जरूरत है? तो इन्होंने बोला नहीं सर, जब 1062 में डीलर ने सप्लाई किया है कस्टमर को इनवॉइस वैल्यू पे, तो उस पे तो ऑलरेडी जीएसटी का काम हो चुका है सर। अलग से 50 रुपीज ये 1062 में क्यों ऐड किया जाएगा? ये अलग से ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ईयर एंड डिस्काउंट है और इस डिस्काउंट को ना ही माइनस किया जाएगा। ना आप इस डिस्काउंट को माइनस कर सकते हैं, ना आप इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को, ध्यान से सुना, एकदम सिंपल, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 50 रुपए का डिस्काउंट दिया, वो भी क्रेडिट नोट के थ्रू दिया। तो इस केस में क्या यह 50 रुपीज रिड्यूस होगा? नो सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ईयर एंड है सर, बाद में हो रहा है, सप्लाई के टाइम पे नहीं हो रहा है। इसके लिए पहले से कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था सर। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में जो है ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है सर, ठीक है। ये अलग से कंसीडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना, इसको कंसीडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ? बेटा दिमाग में आ गया। अब तीसरा केस क्या हुआ, ध्यान दो सर। मैन्युफैक्चरर ना कस्टमर से डायरेक्ट बात किया, क्योंकि कस्टमर बहुत बड़ा पर्सन था, कस्टमर बहुत बड़ा आदमी था। तो उस केस में डीलर बीच में नहीं आया, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली खुद ही कस्टमर से बात कर लिया और कस्टमर को बोला सुन, मैं तेरे को 1000 रुपए में गुड्स दूंगा और ये गुड्स मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा, मैं अपने डीलर के थ्रू तेरे पास ये गुड्स छोड़वा दूंगा। कस्टमर बोला कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो गुड्स चाहिए। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बोला सुन बे, तू ये गुड्स ना कस्टमर के पास पहुंचा दे, मैं तेरे को 100 रुपए का फाइनेंशियल डिस्काउंट दूंगा। अब बात ये हो रही है सर, क्या ये फाइनेंशियल डिस्काउंट को कंसिडरेशन माना जाएगा? यस, इसको कंसिडरेशन माना जाएगा, इसको कंसिडरेशन माना जाएगा। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो सर। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को गुड्स दिया और मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बोला, ये बहुत होता है मार्केट में, रियल लाइफ में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो ये बहुत होता है, ये सबसे ज्यादा होने वाली चीज है सर। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को माल दिया और उसको डीलर को बोला सुन, मैं तेरे को टारगेट दे रहा हूं 1000 पीस बेचना है तेरे को, अगर तू 1000 से ज्यादा पीस बेच देगा ना तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा मैं तेरे को, अगर टारगेट अचीव हुआ तो। अब ये जो डीलर है ना, ये डीलर क्या किया, मार्केटिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है सर, ताकि कहीं ना कहीं ये अपना टारगेट अचीव कर ले। बिल्कुल करना चाहता है, इसमें गलत क्या है सर? सरकार ने बोला ये कंसिडरेशन नहीं है सर, ये बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर हुआ ये? आगे देखो, मैन्युफैक्चरर डीलर को बोला सुन भाई, अपन एक एग्रीमेंट एंटर करते हैं जिसमें क्या करेगा, तू सेल्स प्रमोट करेगा, चाहे तू होर्डिंग लगवा, इन अपने स्टोर में बुला के प्रमोट कर, टीवी में ऐड करवा, जो करवाने करवा। अपन ये एग्रीमेंट इसलिए एंटर कर रहे हैं ताकि अपनी सेल बढ़ जाए सर। तो डीलर यहां पर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को ये सर्विसेज दे रहा है, क्या अपनी दुकान में होर्डिंग लगवा रहा है। ओप्पो वीवो तो बड़ा प्यारा एग्जांपल है, इसका ले लो। ओप्पो वीवो तो यही हो रहा है। ओप्पो वीवो कंपनी आती है, डीलर को बोलती है सुन भाई, वो ओप्पो वीवो का बोर्ड लगा दे, एमआई का बोर्ड लगा दे, होर्डिंग लगा, स्टोर में प्रमोट कर, टीवी में ऐड चलवा, सब करवा। अगर तू ये सब करता है तो हम तेरे को स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो यहां पर डीलर मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज दे रहा है सर, होर्डिंग, सेल्स, स्टोर प्रमोट की, टीवी एड्स की। तो सरकार बोली ये जो 2 लाख चार्ज किया जा रहा है, इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस और इस पे जीएसटी है। समझ आया? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे को जो लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, बाप रे बाप। अब ये सब के केस में क्या होता है, लड़ाई नहीं होती है सर। क्यों मैं आपको बता रहा हूं सर, ये फाइनेंशियल डिस्काउंट है, मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में चलता है सर। कस्टमर को तो वो वैसे भी 1000 रुपए में गुड्स दे रहे सर, ठीक है। तो बात ये होती थी सर, ये जो फाइनेंशियल डिस्काउंट दिया गया है, क्या ये कंसिडरेशन है? हाँ, ये कंसिडरेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट वाली कहानी है, ये सब कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ठीक है, टिपिकली सेम है। जैसे अपन पढ़ते नहीं थे कि सामने वाले को हमने क्रेडिट नोट इशू किया, अगर हमने अपनी जीएसटी लाइबिलिटी कम की तो वो अपनी क्रेडिट रिड्यूस कर लेगा, ये वही कहानी है सर। पर मेरे हिसाब से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये एक फर्स्ट वाला ध्यान रख सकते हो आप, और ये लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में बड़ी गजब अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट तो नहीं बोल सकते, सर्कुलर है, क्लैरिफिकेशन है, और ये अच्छा क्लैरिफिकेशन।
मेरे हिसाब से अच्छा क्लैरिफिकेशन, और इसमें सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में ये वाला दिखने के चांसेस है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बहुत मार्केट में होता है कि टारगेट बेस्ड होता है सर, कि अगर आप इतना टारगेट अचीव करोगे तो हम आपको ये करके देंगे, ये करके देंगे। और ये वाला मैंने इसलिए बोला सर क्योंकि ओप्पो वीवो, अरे बाप रे बाप, मैं जहां रहता हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ में एक कॉम्प्लेक्स है, वहां तो पूरा भरा हुआ है ओप्पो वीवो, पागल हो जाओगे आप देख देख के। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है सर, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए ये सप्लायर सर्विस है और इस पर जीएसटी है सर। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डाउट नहीं रखना। 1000 पे ही जीएसटी है सर, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे ही, ठीक है, क्योंकि उसको कंसिडरेशन का पार्ट माना गया है। इसमें नॉट अ कंसिडरेशन है, उसको कंसिडरेशन नहीं माना गया है सर, ठीक है। यहां पर ये 50 रुपीज को कंसिडरेशन माना ही नहीं गया है सर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें तो ये पहला वाला केस तो क्लियर था सर कि उसकी क्रेडिट रिड्यूस नहीं होगी, आपने बाद में और जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट भी नहीं किया क्रेडिट नोट को सर। क्लियर हुआ ये सर्कुलर, वैल्यू सप्लाई चैप्टर के सर्कुलर है, जिसमें से 2 पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड रखना सर, ठीक है। इसके बाद आगे के चैप्टर्स के अमेंडमेंट कवर कर लेंगे, ठीक। याद रखना, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और ये अमेंडमेंट शीट वगैरह सब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहना, वहां पर सब शेयर है, ठीक है। चलो, थैंक यू। और देखो आईटीसी की अमेंडमेंट देखते हैं, ध्यान दो, छोटी सी अमेंडमेंट है, बड़ी प्यारी सी अमेंडमेंट है, और बहुत रिलेवेंस है इस अमेंडमेंट का, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देने वाली बात है सर। किसी को याद है सर, हम पढ़ के आते थे इनपुट और इनपुट सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। सर याद आया, ये तो अपना आईटीसी चैप्टर में सेक्शन 17(5) बता रहे हो, ब्लॉक क्रेडिट। बोला अरे वाह, वेरी नाइस, बिल्कुल सर, ये ब्लॉक क्रेडिट पढ़ के आते थे कि इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनपुट और इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट नहीं मिलती। ये हम पढ़ के आए, सभी पढ़ के आए, मैं नहीं सभी स्टूडेंट पढ़ के आए, समझ आया है? इस पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट इन्होंने एक लाइन को चेंज किया, और इस लाइन को ऐड करने के बाद उसका इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त हुआ, और ये अमेंडमेंट इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव करी। सर रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? जब से जीएसटी आया है तब से ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करिए, गजब अमेंडमेंट है। इन्होंने बोला सर अगर आपने इनपुट या इनपुट सर्विसेज सप्लाई करिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीन, सर प्लीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला सर अगर आपने इनपुट या इनपुट सर्विसेज सप्लाई करिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीन तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी, और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुई है 1 जुलाई 2017 से। मतलब कोई भी पर्सन, मान लो वर्धमान सर, अगर वो प्लांट एंड मशीन का कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वो जो भी इनपुट सर्विसेज यूज करेंगे उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। सर ये लिखा तो नहीं था पहले? हाँ ये नहीं लिखा था सर, लोग नहीं लिखा था तो भी पूरे क्या इंडिया लेवल पे लोग क्रेडिट ले रहे थे? हाँ ले रहे थे, पूरे इंडिया में लोग क्रेडिट ले रहे थे। फिर सरकार को लगा ओ भाई साहब, जब पूरे इंडिया में तो लोग क्रेडिट ले ही रहे, हम उनको रोक ही नहीं पाए इतने सालों में, बेटर है हम ही लिख के बोल देते भाई ले लो। क्योंकि नॉर्मली लोगों की थिंकिंग ये होती थी कि प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड क्रेडिट मिल जाती है, तो वो ऐसे ही समझते थे सर। अब ये लिखा नहीं था, नॉर्मली लेना नहीं चाहिए था, बट सरकार ने बोल दिया कि नहीं भाई ले लो। जब इतने सालों में सब ले ही रहे हो, जब से जीएसटी आया तब से लोग ले ही रहे हो, तो बेटर है अभी भी ले लो। अब सबको, इतनी सारे लोगों को नोटिस तो नहीं भेज सकते ना सर, बेटर है हम ही अलाउ कर देते हैं, ले लो क्रेडिट। समझ आया? तो ये एक इनपुट टैक्स क्रेडिट में छोटी सी एक अमेंडमेंट है, अच्छी रिलेवेंस रखती है, एग्जाम के लिए तो बहुत रिलेवेंस रखती है, बट हाँ ये मस्त है सर, ठीक है। तो इसको भी लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के अमेंडमेंट कवर करा दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। चलो आज अपन किसका अमेंडमेंट देखेंगे? टैक्स इनवॉइस का। तो ध्यान दो मेरी तरफ, फोकस करना, अच्छा अमेंडमेंट है और मुझे तो लगता है एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। बहुत प्यारा अमेंडमेंट है सर। पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ सर, हमने ना टैक्स इनवॉइस चैप्टर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ा था सर। क्रेडिट नोट याद है सर? क्रेडिट नोट वो होता था सर जहां पर हमारा किसी को पैसा देने का बनता है, डेबिट नोट मतलब पैसा लेने का बनता है सर। ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर, ये तो सबको याद होगा सर। हमने बोला था सर क्रेडिट नोट 4 केसेस में होता था सर, याद है ना सर? जिसमें हम सामने वाले से टैक्स कम चार्ज किए, हमें ज्यादा पैसा, सॉरी टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिए, हमें कम पैसा लेना चाहिए था तो हम उसे पैसा रिटर्न कर देते हैं। हमने गुड्स की वैल्यू ज्यादा चार्ज कर दी, हमें कम चार्ज करना चाहिए था, हम उसे वापस कर दिए सर। सर गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट रहा
तो हम उसे पैसा वापस कर दिए सर। सामने वाले ने गुड्स हमें रिटर्न कर दिया तो हम उसे पैसा वापस कर दिए। ये 4 केसेस होते थे क्रेडिट नोट के। और क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड क्या था सर? 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। ये मैं आपको पुराना वाला लॉ याद दिलाया, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बोला। अब इन्होंने एक बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट है, मतलब ऑसम अमेंडमेंट, बड़ा मस्त अमेंडमेंट है, लंका लगा दी सर। अब क्या किया इन्होंने बोला सर, होता ये था क्रेडिट नोट इशू करके जो सप्लायर था ना, वो अपनी जीएसटी की लायबिलिटी कम कर लेता था। ठीक है, जो सप्लायर था, ध्यान से सुनना, जो सप्लायर था वो रिसिपिएंट को सप्लाई करता था, फिर मान लो रिसिपिएंट ने उसको रिटर्न कर दिया सर, तो सर सप्लायर तो जीएसटीआर 1 में अपने आउटवर्ड की डिटेल डाल दिया था। अब उसको वो जो आउटपुट में टैक्स पे किया उसको वो क्या करता था, क्रेडिट नोट इशू करके रिड्यूस कर लेता था। यही कहानी थी, आज तक यही हो रहा था, आज तक यही हो रहा था। अब दिक्कत और लोचा कहां पर आया, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। दिक्कत समझो कहां पर आ रही है। दिक्कत ये हुई है, ध्यान से सुनना प्लीज। एक्स ने वाई को सप्लाई किया गुड्स, ठीक है, 1 लाख रुपीज का गुड्स सप्लाई किया, 18% जीएसटी चार्ज किया, तो वाई ने 18,000 की क्रेडिट ले ली। और ये 10/6/2025 को, तो जून में सप्लाई हुआ, तो उसने क्रेडिट भी ले ली वाई ने। अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल करते टाइम क्रेडिट ले ली। अब हुआ ये, सितंबर में वाई ने एक्स को गुड्स रिटर्न किया, कितने का? 20,000 का, प्लस 3600 जीएसटी का अमाउंट सर ये रिटर्न कर दिया। यही होगा ना सर, कहानी तो यही होगी ना सर। 20,000 का गुड्स रिटर्न किया, उस 20,000 के गुड्स में जीएसटी कितना बना सर? 3600 का जीएसटी बना। वाई ने एक्स को गुड्स रिटर्न कर दिया। अब हुआ ये कि सर जो एक्स है जिसने अपना जीएसटीआर 1 डाला होगा, तो जीएसटीआर 1 में अपनी लायबिलिटी कितनी दिखाई होगी सर? 18,000। क्रिस्टल क्लियर है सर। पर 20,000 के तो गुड्स वापस आ गए सर, और उन 20,000 गुड्स जो वापस आए उससे रिलेटेड जीएसटी कितना है सर? 3600 उससे रिलेटेड जीएसटी है सर। तो प्रैक्टिकली जो गुड्स वापस आ गए वो आगे सप्लाई नहीं हुए, तो उससे रिलेटेड मेरी जीएसटी लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए। यही कहानी है सर। तो एक्स क्या करता था, एक्स ध्यान देना सर, एक्स क्या करता था, क्रेडिट नोट इशू करता था, और क्रेडिट नोट इशू करके सर अपने जो जीएसटी की लायबिलिटी है 3600 उसको कम कर लेता था, और गुड्स की वैल्यू 20,000, तो 36,000 से अपनी जीएसटी की लायबिलिटी कम कर देता था। यहां तक समझ आया सबको? क्रिस्टल क्लियर है। अब दिक्कतें कहां पर आने लगी? दिक्कतें यहां पर ये आने लगी, इन्होंने बोला सर एक्स अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तभी रिड्यूस कर पाएगा, वापस सुनना, एक्स अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तभी रिड्यूस कर पाएगा जब वाई ने अपनी क्रेडिट रिवर्स की होगी। सर वाई क्रेडिट क्यों रिवर्स करेगा? क्योंकि वाई ने यहां पर पूरा 18,000 की क्रेडिट ले लिया था सर। 18,000 तो पूरे 1 लाख गुड्स का था सर। तो सर आप जब 20,000 का गुड्स रिटर्न करके बैठे हो, तो जो गुड्स आप रिटर्न किए हो उसकी क्रेडिट आप क्यों लोगे सर? तो सरकार ने बोला भैया एक्स क्रेडिट नोट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक्स क्रेडिट नोट तभी इशू कर सकता है और अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तभी कम कर सकता है जब वाई अपनी क्रेडिट को, ध्यान देना सर, वाई अपने क्रेडिट को क्या करेगा सर? रिवर्स करेगा। जब तक वाई अपने क्रेडिट को रिवर्स नहीं करता, एक्स अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट नोट इशू करके कम नहीं कर सकता। पहला केस कि वाई को अपनी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरा, सर वाई ने टैक्स इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया है। सर टैक्स इंसिडेंस पास ऑन मतलब वाई ने वो गुड्स को आगे फर्दर सप्लाई नहीं किया है, और फर्दर सप्लाई करते टाइम उससे क्रेडिट एडजस्ट नहीं किया है। मतलब सर वाई ने जो उसको एक बार के लिए मानते, ध्यान दो सर, वाई ने 1 लाख का गुड्स रिसीव किया था एक्स से। कल के दिन अगर वाई जेड को ये गुड्स सप्लाई कर देता है और इससे रिलेटेड 18,000 की क्रेडिट ले लिया है, और आगे जेड से जो मान लो एक एग्जांपल है 20,000 की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, उससे 18 एडजस्ट कर लिया है, तो सरकार बोल रही है इस केस में जो पीछे एक्स बैठा है जिसको वाई ने 20,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए थे,
उन गुड्स से रिलेटेड एक्स अपने क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता क्योंकि टैक्स इंसिडेंस पास हो चुका है। समझ आया? बहुत सिंपल, इजी इजी धीरे तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला। भैया एक्स ने जो वाई को सप्लाई किया था, वाई ने उसी गुड्स को फर्दर सप्लाई कर दिया सर। जब वो फर्दर सप्लाई किया तो उस भाई साहब ने पूरी क्रेडिट यूज कर दी। अब जब वो पूरी क्रेडिट यूज कर दी तो सरकार ने बोला टैक्स इंसिडेंस पास ऑन हो चुका है सर। अब टैक्स इंसिडेंस जब पास ऑन हो चुका है तो सरकार बोलती है अब हम एक्स को क्रेडिट नोट इशू करने नहीं देंगे। अगर हमने उसे क्रेडिट नोट इशू करने दिया तो दो लोगों के फायदे हो जाएंगे। आप समझो, दो लोग कौन कौन सर? एक एक्स जो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कम कर लेगा, एक वाई जो क्रेडिट लेके नाचेगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके नाच लेगा। तो सरकार बोली हम तो नाचने नहीं देंगे सर। समझ आया? ये दो किस्सा समझ आया? ऊपर क्रेडिट रिवर्स वाला एग्जांपल दिया, नीचे टैक्स इंसिडेंस पास ऑन वाला एग्जांपल दिया। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूं सर अमेंडमेंट का जो लिखा हुआ है सर। देखो, नो रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर शेल बी परमिटेड इफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट as is attributable to such credit note if availed has not been reversed by the recipient, हमारे केस में why, where such recipient is a registered person। ठीक है? एंड और या फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन, या फिर टैक्स इंसिडेंस किसी और को पास हो चुका है इन एनी अदर केसेस सर, इन एनी अदर केसेस। क्लियर हुआ ये सबको? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियरिटी है, एकदम क्लियरिटी है, दिमाग में बैठा ये चीज। ये मतलब टैक्स इनवॉइस का अच्छा अमेंडमेंट है। आई पर्सनली थिंक एग्जाम में बहुत आने के चांसेस है। बहुत प्यारा अमेंडमेंट है, बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट है। ठीक है, चलो ये हमने टैक्स इनवॉइस का अमेंडमेंट इस वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ और अमेंडमेंट्स बचे हुए हैं वो कवर करेंगे ताकि हमारा जीएसटी का भी पूरा अमेंडमेंट हो जाए सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलो ध्यान दो सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का एक छोटा सा अमेंडमेंट है, बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है। एंड ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रेयरेस्ट है सर। ये नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनल वालों के लिए बहुत रिलेवेंट है सर। अब होता ये था सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर में हमने ये पढ़ा था सर कि अगर कोई ऐसे गुड्स या सर्विसेज है जिसको आप अकाउंट फॉर नहीं करते हो तो फिर जीएसटी ऑफिसर उसे डीम सप्लाई मानेगा सर। और डीम सप्लाई मान के सरकार बोलती है कि सर हम आपसे इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी सब लेंगे सर। अब यहां पर लिखा हुआ था 73, 74 और 74A। अब एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर 74A इंटर में काम का है, नो फाइनल में काम का है। हाँ सर, फाइनल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल वाले स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे सर कि ऐसे कोई भी गुड्स जिसको आपने अकाउंट फॉर नहीं किया है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 35 के हिसाब से आपको बुक्स मेंटेन करनी थी, आपको अकाउंट फॉर करना था। तो फिर उस हिसाब से प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपके खिलाफ टैक्स पेबल निकालेगा जो गुड्स आपने सर्विसेज अकाउंट फॉर नहीं किया है, और आपके खिलाफ सेक्शन 73, 74 या 74A भी अप्लाई कर सकता है। आई बात समझ? क्योंकि 74A तो सर 24, 25 से आया ना सर, तो इसके बाद इसका इम्प्लीकेशन हुआ है, इसलिए इन्होंने 74A को इंसर्ट कर दिया। आया समझ? बस इतना ही था ये अमेंडमेंट। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में ये अमेंडमेंट हमने कवर किया। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो थैंक यू। चलो आओ लास्ट अपन रिटर्न चैप्टर का अमेंडमेंट देखते हैं और अपना जीएसटी का पूरा अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे फोकस रखना, बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, बहुत अच्छा सा अमेंडमेंट है। प्रैक्टिकली जब आप रियल लाइफ में काम करने जाओगे तो इस अमेंडमेंट का बहुत रिलेवेंस है। ठीक है, ध्यान से सुनना होता क्या है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम रिटर्न चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ए सप्लायर है, बी सप्लायर है और रिसिपिएंट सी है। ये तो क्लियर हुआ। ए ने बी को सप्लाई किया, सॉरी ए ने सी को सप्लाई किया और बी ने भी, सर बी ने भी सी को सप्लाई किया। ठीक है, दोनों ने सप्लाई किया। क्रिस्टल क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ए अच्छा इंसान है जो जीएसटी के सब कंप्लायंस करता है, रिटर्न फाइल में टाइम पे करता है, सब एकदम अच्छा इंसान, गुड पर्सन। ठीक है,
बट बी ना थोड़ा चोर इंसान है, ठीक है, चोर इंसान। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है सर, बहुत ध्यान से सुनना, इससे फर्क पड़ता है। अब फर्क क्या पड़ता है सर? ये आदमी जो आउटवर्ड सप्लाई करता है उसमें कई बार बोगस चीजें होती है, फालतू चीजें होती है, बोगस बिल बना देता है, जीएसटी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं करता है, प्रीवियस टैक्स वगैरह पे नहीं करता, ये आदमी बहुत चोर है, ये आदमी सबसे अच्छा है सर, ठीक। अब ये दोनों ने सप्लाई किसको किया है? सी को। तो इन्होंने जो सप्लाई किया आउटवर्ड को, सर सी के GSTR-2B में रिफ्लेक्ट करेगा क्रेडिट, एकदम सिंपल है। अब होता ये था कि सर पहले जो सी के क्रेडिट लेजर में दिखता था वो सर ए और बी दोनों की क्रेडिट दिखती थी, क्रिस्टल क्लियर, अभी भी दोनों की क्रेडिट दिखती है। इन्होंने क्या बोला सर, हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना सर, इन्होंने बोला सर हम ना इन दोनों के क्रेडिट को अलग अलग दिखाएंगे, ए एंड बी दोनों की क्रेडिट अलग अलग दिखाएंगे। मतलब GSTR-2B में क्रेडिट तो दोनों की दिखेगी, बट एक ए कैटेगरी में दिखेगी और एक बी कैटेगरी में दिखेगी। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, कल के दिन अगर बी चोर घोषित हुआ, डिफॉल्टर घोषित हुआ, जीएसटी का कंप्लायंसेस नहीं किया, तो उससे रिस्पेक्टिव सी को क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। और हमारे लिए मैच करना बड़ा आसान होगा कि बी से कौन सी क्रेडिट है जो सी को पास हुई है, तो हम उतनी ही क्रेडिट की रिवर्सल की बात करेंगे, और हमसे गलती से भी ए जो अच्छा इंसान है उसकी क्रेडिट हमसे रिवर्स नहीं होगी। अब एक स्टूडेंट बोला सर मेरे लिए एग्जाम प्रोस्पेक्ट में क्या रिलेवेंट है? देखो एग्जाम प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो सर एग्जाम में ये चीज काम की इतनी नहीं होती है, क्योंकि आप सिंपल ये चीज सीखते हैं सर कि GSTR-2B में जितनी क्रेडिट दिख रही है, जितना उसने सर सेक्शन 38 में कम्युनिकेट किया है, आप क्रेडिट ले लेंगे। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अगर इसी को डिटेल में पूछना चाहा तो ये पूछ सकता है कि सर एक पर्सन है जो ए कैटेगरी में फॉल कर रहा है, जिसने अच्छा काम किया है, सब रिटर्न्स कंप्लायंसेस किए हैं, उसकी क्रेडिट ए कैटेगरी में जो आपको GSTR-2B में दिख रही है, और एक पर्सन है जिससे आपने परचेज किया है, वो पर्सन अच्छी कैटेगरी का नहीं है, तो सर उसकी क्रेडिट आपको बी में दिख रही है, ठीक है, GSTR-2B के बी में दिख रही है सर। तो ये बोल सकते हैं कि सर जब आप क्रेडिट लेने जाओगे तो आपको क्रेडिट किसकी लेना चाहिए? सर आपको क्रेडिट ए वाले की लेना चाहिए, आप बी वाले की भी ले सकते हो, बट बी वाले की अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो कल के दिन तैयार रहो, अगर इसे नोटिस आई, स्टोर इंसान को नोटिस आई, और अगर ये किसी भी जीएसटी के कोई भी प्रोविजन में अगर ये डिफॉल्टर घोषित हुआ, तो कल के दिन आपको अपनी क्रेडिट रिवर्स भी करना पड़ेगा, और माइट बी पॉसिबल सर इंटरेस्ट की भी बात आ सकती है, सर इंटरेस्ट और पेनल्टी की भी बात आ सकती है। तो सर जो सी है वो स्मार्ट होना चाहिए, तो सी अगर स्मार्ट बंदा है तो वो बोलेगा भैया मैं तो ए की ही क्रेडिट लेता हूँ, बी की क्रेडिट को भी नहीं लेता, जब तक वो अप्रूव ना हो जाए कि हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, तब तक मैं बी की क्रेडिट नहीं लेता। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये जो रेसिपिएंट है ना उसके पास ये ऑप्शन होता है, ठीक है, रियल लाइफ में इस चीज का ऑप्शन होता है, एग्जाम में पता नहीं इसको कैसे कवर करेंगे, कैसे पूछेंगे नहीं पता, बट रियल लाइफ में तो इसका सर रिलेवेंस है, रियल लाइफ में लोग ऐसा करते भी है सर। आ रही बात समझ? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? ये जीएसटी की पूरी अमेंडमेंट मैंने आपके लिए कवर करी है, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और सर अभी तो ये अमेंडमेंट है, इसके बाद सर रिविजन लेक्चर्स भी आने वाले हैं सर, तैयार रहो, इस चैनल पे बने रहो, टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज आएगी, ठीक है। चल लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ओके, थैंक यू।